हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? सबसे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कि टीजीटी पीजीटी 2025 मई और जून में होने वाले एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं। उनके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है और ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा क्रैश कोर्स के लिए, रिवीजन के लिए। पूरा हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, इस पूरे सिलेबस को हम 65 लेक्चर में ऑनलाइन क्लास में पूरा कवर करेंगे और इसके माध्यम से पूरा सिलेबस आपका हम रिवाइज कराएंगे ऑनलाइन मोड पर। और इसकी जो शुरुआत होगी वो मंडे से होगी। टाइमिंग इसका रखा गया है दोपहर को 1 बजे। 1 बजे का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि 1 बजे फ्री टाइम होता है जब आप अपनी मॉर्निंग की सेल्फ स्टडी कर चुके होते हो, तो जो आपका रेस्ट टाइम होता है उसी टाइम पर रिवीजन के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये 65 दिन का लेक्चर होगा, 65 क्लास होंगी और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 10 मई, 10 मई तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और 14 और 15 मई को टीजीटी का और 20 और 21 जून को पीजीटी का जो एग्जाम है उसके लिए ये क्रैश कोर्स रिवीजन बैच आपका चलाया जा रहा है। इसकी फीस मात्र 499 रखी गई है और इसके लिए आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसमें जा करके आप उसको ओपन करके जो है ऐप ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र 499 की मिनिमल फीस के साथ आप इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें जो आपको मैटर मिलेगा वो अगले 1 साल के लिए वैलिड होगा, तो आगे भी इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो सीधे क्लास आपको 1 बजे से मिलने वाली है मंडे के लिए। बहुत ही गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो कि इस एग्ज़ाम में अपने लिए एक सीट फाइनल कराना चाहते हैं इतिहास विषय के साथ। उनके लिए ये मौका है। मात्र 65 दिनों में पूरे इतिहास का संपूर्ण जो अध्ययन है, काफ़ी संक्षिप्त में हम उसको करने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जल्दी से इस लिंक के माध्यम से आप हमारे ऐप को जो है ज्वाइन कर लीजिए और लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसी लिंक के माध्यम से आप हमारा जो ऐप है वो साकेत एकेडमी के नाम से अभी ऐप है, बाद में ये साकेत आईएएस या साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको आपसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं आज की प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस नंबर 43 पर हम आ चुके हैं क्योंकि वीडियोस लंबे नहीं कर सकते, समय बहुत कम मेरे पास भी होता है, इसलिए कुछ खास प्रश्नों को ही आधार बना करके यहाँ पर हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें जो आज के जो प्रश्न हैं वो हमारे जो ब्रिटिशकालीन भारत था, ब्रिटिशकालीन भारत में जो ब्रिटिशकालीन जो सरकार थी उसकी जो आर्थिक नीतियां थी, जो वित्तीय नीतियां थी, उनका क्या प्रभाव पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था में। इनकी जो भू राजस्व प्रणाली यानी कि जो टैक्स संबंधी नीतियां थी उनका क्या प्रभाव पड़ा था। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था के जो प्रश्न हैं वे आज के टॉपिक में कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अंग्रेजों की भारत में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, जो बार बार हमारे क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ये जो स्थायी बंदोबस्त है, यहां से हमारे प्रश्न की शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लेकर के चलते हैं। भारत में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था, आगमन से लेकर के जब तक वे भारत में रहे तब तक उनकी जो नीतियां हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की भारत में जो आर्थिक नीतियां हैं या जो उनका औपनिवेशिक काल है उसे 3 काल में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो समय है, प्रथम जो चरण है वो क्या है? प्रथम चरण जो है उसमें देखिए, ये जो रजनी पाम दत्त जो आरसी दत्त हैं, आरसी दत्त ने ही ब्रिटिश उपनिवेश काल को 3 भागों में विभाजित किया है। तो आरसी दत्त के अनुसार ही भारत में ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक काल के जो 3 चरण हैं, प्रथम चरण शुरू होता है 1757 से 1813 का। यानी कि ब्रिटिश कालीन जो उपनिवेश था या ब्रिटिश कालीन जो भारत में नीतियां थी उनको 3 भाग में जब विभाजित हम करते हैं तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और तृतीय चरण या तीसरा चरण। इनमें जो प्रथम चरण था ये 1757 से शुरू हुआ था। 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1813 ईस्वी में तक ये चला था। 1813 में क्या हुआ था? 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद जो तमाम निजी पूंजीपति थे ब्रिटेन के उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। यानी कि अभी तक, यानी कि 1813 तक भारत में ब्रिटेन की तरफ से केवल और केवल ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, उसके पास एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का। लेकिन 1813 में
में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया और इनसे जो नया रास्ता खुला वह ब्रिटिश के पूंजीपति थे। तो ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने भारत में इसके बाद जो है व्यापार किया है और ये एक तरह से उन्मुक्त पूंजीवाद का समय था। ठीक है, इसके बाद वाला समय, ये जो प्रथम चरण था ये क्या था, ये वाणिज्यवाद का चरण था। इसी को हम वणिकवाद या वाणिज्यवाद कहते हैं। इस प्रथम चरण में अंग्रेजों का जो मुख्य फोकस था वो क्या था, मुख्य फोकस ये था कि भारत से सस्ती वस्तुएं लेकर के, जो कि ज्यादातर कृषि उत्पाद हुआ करते थे, तो भारत से सस्ते कृषि उत्पाद को लेकर के विश्व भर में बेच करके लाभ कमाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम चरण में। ठीक है, 1813 के साथ ये समाप्त हो गया था। और इसी प्रथम चरण में बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया है और उस 1765 ईस्वी में उसी द्वैध शासन के बाद कंपनी ने बहुत सारा लाभ कमाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उससे अपने व्यापार को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। 1813 के साथ ही फिर उपनिवेशवाद का, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत में, इस उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक चरण का दूसरा भाग शुरू हो जाता है। और ये दूसरा भाग कब से कब तक चलता है, ये चलता है 1813 से 1858 ईस्वी तक, यानी कि 1813 से लेकर के 1858 ईस्वी तक का जो दूसरा चरण है अंग्रेजों का भारत में, ये उन्मुक्त पूंजीवाद का, ये वाणिज्यवाद का चरण है। ये क्या है, उन्मुक्त या मुक्त पूंजीवाद का। उन्मुक्त पूंजीवाद इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रिटेन के पूंजीपतियों के लिए भारत के बाजार खोल दिए गए थे और वे भारत में निर्बाध रूप से निवेश करते थे, व्यापार करते थे। और इस दूसरे चरण में ही भारत के जो घरेलू उद्योग थे वे पूरी तरह से चौपट हो गए थे। शुरुआत तो यहां से हो चुकी थी, लेकिन परिणाम यहां दिखाई दिया कि इस चरण तक आते आते भारत के घरेलू उद्योगों का सत्यानाश हो चुका था। और भारत के घरेलू उद्योगों में खासतौर से जो कृषि प्रधान सूती वस्त्र आदि के उद्योग थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा था। तो 1813 में क्या हुआ था, यहां पर कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1858 में क्या हुआ था, जब 1857 का युद्ध हुआ तो उसके बाद भारत को ब्रिटिश महारानी ने अपना उपनिवेश बना लिया और सीधे सीधे भारत को अपनी प्रजा कहते हुए स्वयं को भारत की साम्राज्ञी कहा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर से नियंत्रण कम हुआ और भारत का प्रशासन, भारत का राज्य सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यहीं पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई और भारत सचिव के माध्यम से जो वहां की महारानी थी उन्होंने भारत पर शासन करना शुरू किया। और जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा गया। वायसराय का मतलब ही होता है प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव। तो वायसराय कौन हो गया, यहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी या जो क्राउन थी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये भारत सचिव, जो कि ब्रिटेन में ही रहता था लेकिन वो भारत को महारानी की तरफ से जो है भारत सचिव भारत की सारी सूचनाएं देता था महारानी को, और भारत सचिव कनेक्ट रखता था वायसराय से। वायसराय भारत में रह करके भारत के प्रशासन को संचालित करता था, जो सीधे सीधे महारानी के प्रति जो जिम्मेदार होता था उनको सारी सूचनाएं देता था। तो एक क्रमबद्ध तरीके से प्रशासन करना यहाँ पर शुरू किया गया। और इस दूसरे चरण में भारत के जो वित्तीय शोषण था वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका था। तीसरे चरण की जो शुरुआत है वो 1858 से शुरू होकर के खत्म होती है। कहां पर, ये 1947 के भारत के स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ये तीसरा चरण समाप्त होता है। 1858 से 1947 के बाद भारत में जो तीसरा चरण शुरू होता है इसे हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ये क्या था, उन्मुक्त पूंजीवाद या उन्मुक्त औद्योगिकरण का चरण था। और तीसरा चरण क्या था, ये वित्तीय पूंजीवाद का चरण था। वित्तीय पूंजीवाद से मतलब है कि इस चरण में जो है ब्रिटेन ने भारत में पूंजी का निवेश करना शुरू किया, जैसे बंदरगाहों का निर्माण, जैसे रेलवे का निर्माण, जैसे तार का निर्माण, इन सभी चीजों में यानी कि निर्माण कार्यों में अपने पैसे लगा करके बैंकों की स्थापना करना, ये सारी चीजें यहाँ पर किया और भारत को एक तरह से कंस्ट्रक्ट किया, भारत का फाउंडेशन तैयार किया, जो ब्रिटेन के औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। तो इन तीन चरणों के माध्यम से उपनिवेशवाद का संचालन किया है ब्रिटेन ने और फाइनली 1947 में भारत आजाद हो गया। तो इन्हीं सब चीजों के अंतर्गत ये जो स्थायी बंदोबस्त है यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारत में टैक्स वसूल करने की शुरुआत की अंग्रेजों ने। इसे जमींदारी व्यवस्था या स्तमरारी व्यवस्था या इसी को सूर्यास्त प्रणाली भी कहते हैं। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से आया हुआ है।
ये जो जमींदारी बंदोबस्त था वास्तव में ये लागू हुआ था 1793 ईस्वी में और फिर आगे चलता रहा। इसने किसानों का सबसे बड़ा शोषण किया था। तो प्रश्न पूछा गया है कि इस स्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था, ठीक है, किसके साथ ये डील की गई थी। तो इसमें ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदायों के साथ, सी मुकदमों के साथ और डी किसानों के साथ। सही उत्तर होगा ए जमींदारों के साथ। देखिए, जब अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी और जो निजामत है उसका अधिकार मिल गया तो बंगाल से इन्होंने इसकी शुरुआत की। और दीवानी का जो अधिकार था, कल इसके बारे में मैंने बताया है, दीवानी का जो अधिकार था इसके अंतर्गत इनको बंगाल से टैक्स वसूल करने का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब टैक्स वसूल करने का इनके पास कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन लागू करके भारतीय लोगों के माध्यम से ही टैक्स की वसूली कराई, लेकिन वास्तविक नियंत्रण अपने पास रखा। और इसके तहत इन्होंने, अंग्रेजों ने भारत में टैक्स लागू करने की 3 प्रणालियां लागू की। इनमें पहली है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, इसको जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। दूसरा है रैयतवारी प्रणाली और तीसरा है महालवारी प्रणाली। इन्हीं टॉपिक से आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके बात करते जाएंगे। यहां हम देखेंगे कि ये बंदोबस्त क्या था, यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था थी ये क्या थी, किसने कब और कहां लागू की थी, यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि इसको किसने शुरू किया, कहां कहां लागू की गई और इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था थी, इसके सारे फीचर्स यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे लागू करने वाला कौन था, कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था, टैक्स लागू करने की, वसूल करने की जमींदारी व्यवस्था लागू की और समय क्या था, 1793 में, ठीक है। 1793 में इसने, कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। और जो ब्रिटिश भूमि थी उस समय, वह जमीन जहां पर ब्रिटेन का कब्जा था, कुल ब्रिटिश भूमि के 19% भाग पर यह जमींदारी प्रथा को लागू किया गया था। और इस 19% के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, इसमें आता था बंगाल, ठीक है, यहां पर बंगाल आता था। इसके अलावा, बंगाल के अलावा इसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुख्य रूप से यहां पर थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और इसके अलावा बनारस, गाजीपुर के भी कुछ क्षेत्र में ये लागू किया गया है, यानी कि बनारस, जबकि जो संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां पर महलवारी व्यवस्था लागू थी। लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जैसे बनारस और गाजीपुर के कुछ क्षेत्रों में यह जमींदारी व्यवस्था लागू थी। इसके अलावा जो है उत्तरी कर्नाटक, ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी कर्नाटक में भी जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। इस जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेजों ने जमींदारों को मध्यस्थ बनाया, किसके बीच में, अंग्रेज सरकार और भारत के किसान जो कि टैक्स देते थे, इन दोनों के बीच में जमींदारों को मध्यस्थ बनाया। टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई और जिस जमीन से जमींदार टैक्स वसूल करते थे उनका मालिकाना अधिकार जमींदारों के पास ही रहने दिया गया, ना कि किसानों के पास, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक होता था वो जमींदार, लेकिन वो तभी तक मालिक रहता था जब तक कि वो नियमित समय पर टैक्स देता रहे। अगर वो टैक्स नहीं देगा सरकार को तो उसकी जमींदारी उससे छीन ली जाती थी। वैसे तो जमींदारी वंशानुगत होती थी, लेकिन वो तब उसी स्थिति में होती थी जब वो टैक्स समय पर पहुंचाते रहे, ठीक है। और इसमें व्यवस्था ये की गई थी, इसे स्थायी बंदोबस्त किस लिए कहा जाता है ये समझिए। इसमें ये कहा गया था कि जमींदार जो भी टैक्स वसूल करेंगे उसका 89% भाग जो है ये अंग्रेजों का होगा, ठीक है। 89% भाग अंग्रेजों का होगा और बचा हुआ जो 11% भाग है ये जमींदार स्वयं अपने पास रख लेगा, ये जमींदार स्वयं अपने पास रख लेगा। तो इसमें टैक्स की दरें फिक्स थी, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। और इसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने जमींदारों को राजस्व वसूली का ठेका दिया था, इसीलिए इसको इजारा प्रथा भी कहते हैं। इजारा का मतलब ही होता है ठेके पर टैक्स वसूल करने की प्रथा, तो इसको इजारेदारी भी कहते हैं, इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। एक और नाम मैंने बताया था, इसे सूर्यास्त प्रणाली भी कहते हैं। सूर्यास्त इसलिए कहते हैं कि अगर एक नियमित समय की नियमित तारीख तक अगर जमा नहीं कर दिया गया टैक्स तो जमींदारी छीन ली जाएगी, तो इसीलिए इसको सूर्यास्त प्रणाली भी कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंध में थी जानकारियां, ठीक है। ये कई बार प्रश्न यहां से आए हुए हैं। अगला प्रश्न स्थायी बंदोबस्त से ही है।
स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अब जमीन का मालिक कौन हो गया? जमींदार हो गया, लेकिन खेती किसको करनी है? किसानों को करनी है। तो जमींदार क्या करेगा? वो किसानों को पट्टे जारी करेगा। पट्टे का मतलब है उस पर खेती करने का समझौता करेगा किसानों के साथ, ठीक है, पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जमींदारों को जो जिम्मेदारी दी गई थी पट्टे जारी करने की, उसके पीछे क्या कारण था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। बी, दरअसल जो पट्टेदारी की व्यवस्था थी उसमें यह था कि लिखित डील कर ली जाए। लिखित डील से ये होता था कि किसानों को जो है वो जमींदारों को ये पता रहता था कि किस किसान को क्या दिया गया, मतलब लिखित साक्ष्य होने की वजह से कोई बाद में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए ये पूरा किया गया था। लेकिन कई जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, तो इसका क्या कारण था? तो पहला कारण बताया गया है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। दूसरा बताया गया है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तीसरा है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। और चौथा है खेतिहारों की रुचि पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। सही उत्तर होगा बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। और इसी बात का लाभ उठा करके जमींदार बाद में क्या करने लगे? जमींदार जो है किसानों से ज्यादा पैसे वसूल करके जो ब्रिटेन है उसको कम राजस्व देकर के खुद ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का। अब हिस्सा तो 11% मिलेगा, ठीक है, तो अगर आप ये दिखाएंगे कि 1000 रुपए वसूली हुई है तो अलग पैसा आपका हिस्सा बनेगा। आप दिखाएंगे 100 रुपए वसूली हुई है तो 11% का हिस्सा कुछ और हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हेर फेर करके अपना मुनाफा जो है कमाने का प्रयास करते थे। और जितनी भी टैक्स प्रणाली थी, राजस्व प्रणाली थी ब्रिटिश काल में, उनमें सबसे ज्यादा शोषण इसी प्रणाली के अंतर्गत हुआ है। और इसी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही भारत में आजादी के बाद भूमि सुधार के लिए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा ही भारत के संविधान में जो है वो नवी अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी विषय रख करके इसे न्यायिक पुनरावलोकन से दूर रखते हुए सुरक्षित किया गया। और इसी के तहत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगर जमींदारों से उनकी संपत्तियां वापस ली जाती तो वो मौलिक अधिकारों के हनन के आरोप में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते थे। जमींदार ऐसा ना कर पाए, इसलिए संविधान में संशोधन करते हुए 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। और नवी अनुसूची में इस विषय को रख दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि नवी अनुसूची में जो विषय दर्ज किए जाएंगे उनमें न्यायालय अपना पुनरावलोकन नहीं कर पाएगा। न्यायालय की शक्ति को सीमित करके जमींदारों से उनकी जो जमीनें थी जो वास्तव में किसानों की होनी चाहिए थी उनको वापस ले लिया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। ये व्यवस्था स्वतंत्र भारत में की गई थी। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था इससे संबंधित थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई, इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया। सी, जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं। डी, किसानों की हैसियत घटकर काश्तकार की रह गई थी। इनमें ये वाला जो पॉइंट है ये पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है, क्योंकि जो जमींदार थे ये ना केवल संग्राहक थे बल्कि भूमि के स्वामी भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त है, जो इतने क्वेश्चन लिए गए उसका उद्देश्य यही, क्योंकि एक तो क्वेश्चन का प्रारूप आपको समझ में आ जाए, कितने यानी कि एक ही टॉपिक से कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ये आप इससे समझ सकते हैं कि हमें किसी टॉपिक को किस संदर्भ में और कितने डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, मतलब कौन सी एक इसमें ऐसी चीज है जिसका स्थायी बंदोबस्त से कोई संबंध नहीं है? ए, स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में को दे दिया। बी, स्थायी बंदोबस्त ने किसानों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में रख करके बनाए रखा। सी, स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी के निर्धारण का भार भारतीय किसानों पर डाल दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी के निर्धारण का भार, वास्तव में इसमें निर्धारण से ज्यादा होगा कि इसमें होगा वसूले, यानी कि जो दिया जा रहा है उसका। ठीक है, क्योंकि निर्धारण किसान नहीं करता था बल्कि वो देता था।
का भार भारतीय किसानों पर डाल दिया गया। और डी, स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक किसानों की दशा में गिरावट आई। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्थायी बंदोबस्त की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका नेचर समझ में आना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त ने किसानों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। बिल्कुल नहीं बनाए रखा। किसानों के किसी भी प्रकार के अधिकार को, इनके हितों को इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए ये वाला कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में, औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? अभी स्थायी बंदोबस्त से प्रश्न आ रहे हैं, आगे महलवारी और रैयतवारी से आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। तो वो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो औपनिवेशिक भारत था, इसमें जो भूमि राजस्व या टैक्स संबंधी जो व्यवस्था थी, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, 1790 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। बी, इसमें जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। सी, इसने भूमि स्वामित्व को वंशानुगत बना दिया। डी, जमींदारों को जमीन बेचने का अधिकार दे दिया। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये पहले वाला सही नहीं है, यही सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, क्योंकि जमींदारों का जमीनों पर अधिकार होता था और ये जो है अपनी वंशानुगत इसको रखते थे और अपनी जमीन को बेच भी सकते थे। बस शर्त यह है कि नियमित समय पर उनको टैक्स देते रहना जरूरी था अंग्रेजों को, ठीक है। तो पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि इसको वेलेजली ने शुरू नहीं किया था और 1790 में नहीं किया था, बल्कि इसको कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के कार्यकरण के विषय में निम्न में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही हैं? किसके संदर्भ में? स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में। पहला, पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी। दूसरा, जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण यह था, जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने का कारण यह था कि रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी। तीसरा है, किसानों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया। और चौथा है, कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई फैक्ट ऐसा नहीं जिसमें आप तुक्के से काम चला सकें। इसमें तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं जब आपको वास्तव में इसकी जानकारी होगी, जब आपने इसको डेप्थ में समझा होगा। इसी समझ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो बैच हमने शुरू किए हैं, ये क्विक रिवीजन या हाईलाइट्स कुछ भी कह सकते हैं, रिवीजन बैच कह सकते हैं, आप इनको क्रैश कोर्स कह सकते हैं। 65 डेज में पूरे सिलेबस को, जो उनके मेन पॉइंट जो हाइलाइट्स हैं विद कॉन्सेप्ट, उनको लाइव क्लास में आपको दिया जाएगा। और ये 65 दिन की मेहनत, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो 2025 के जो एग्जाम होने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के, उनके लिए बेहद फायदेमंद है। और इसके अलावा अदर स्टेट के जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके एग्जाम से रिलेटेड जो टीजीटी पीजीटी या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जिसमें इतिहास विषय से संबंधित हो, उन सब के लिए अगर टारगेट बैच आगे है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि रिवीजन जो है, बिना रिवीजन के आप कितने भी पहले पढ़े हो, जब तक आप लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। और जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो पूरी पोथी लेकर के आपको बैठना पड़ता है, उससे नहीं हो पाता। जब आप सीधे कनेक्ट रहते हैं, और लाइव क्लास का फायदा ये होता है ना कि आप एक रेगुलरिटी आ जाती है आपकी स्टडी में, और थोड़ा अपनी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि जो आपका मेंटोर है वो जानता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन पॉइंट को उसमें शामिल करके ज्यादा हाईलाइट्स दिए जाते हैं और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलते हैं। बीच बीच में हम आपको लाइव जो है मॉक टेस्ट भी आपके कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट कराएंगे आपके। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप, मैंने कहा ना कि रट करके याद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रटने वाले प्रश्न नहीं है। क्या आंसर होगा इसमें? इसमें हम देखेंगे कौन से सही पूछा है, तो इनमें जो डी सभी सही है, ये राइट आंसर होगा। और मुझे पता है कि आपको इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी, ये वाला पॉइंट कैसे सही है। देखो,
ये जो जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, इसमें अंग्रेज चुनाव करते थे कि किसे जमींदार बनाया जाए, लेकिन जो परंपरागत रूप से जो पुराने जमींदार थे, ये जमींदार कौन थे? जो मुगल कालीन जमींदार थे। हमने मुगल कालीन जब प्रैक्टिस किया तो वहां जमींदारी और जागीरदारी के बारे में बताया था। तो जो परंपरागत जमींदार थे, उन्होंने अपनी जमीनें खो दी और ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनकी जमीनें लेकर के जो उनके खुद के अपने जो जमींदार उन्होंने चुने थे उनको दे दी। ये कथन पूरी तरह से सही है। इसमें एक चीज देते थे कि जमींदार जो है कंपनी को पर्याप्त मात्रा में टैक्स नहीं दे पाते थे। इसके पीछे कारण ये था कि जो किसान थे, रैयत का मतलब होता है किसान, ये समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे, इसीलिए जमींदार भी ब्रिटिश सरकार को समय पर टैक्स नहीं पहुंचा पाते थे, या ये कहिए पर्याप्त मात्रा में टैक्स नहीं दे पाते थे। शुरुआत में तो जमींदारों को बड़ा लाभ इससे हो रहा था, अंग्रेजों को भी लाभ हो रहा था, लेकिन बाद में शोषण बढ़ने लगा। अंग्रेजों को भी कोई खास लाभ नहीं हुआ क्योंकि टैक्स की दरें फिक्स थी, वो बढ़ नहीं सकती थी। इसके अलावा किसानों का एक नया समूह निकल के आया जो जोतदार हुआ। जोतदार कौन था? जो खेती करता था। इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और ये टैक्स देने से भी मना कर देता था। ठीक है, छोटे किसानों का तो शोषण करना संभव था, लेकिन बड़े किसानों का शोषण करना संभव नहीं था। कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि धीरे धीरे जो वहां की जो सत्ता थी, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी कलेक्टर के पास थी, तो वास्तविक शक्ति कलेक्टर के पास थी, ना कि जमींदारों के पास। इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन है 1793 ईस्वी के चिरस्थायी या स्थायी बंदोबस्त के विषय में के लक्षणों में कौन कौन सा सही है? पहला है स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार किसानों में निहित कर दिया। गलत है ये। स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों को दे दिया। बिल्कुल सही है। जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित राशि जमा करनी होती थी। ये आपका, और देखते हैं क्या सही है इसमें। जमींदारों को बिल्कुल सही है ये भी। चौथा है स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को अधिक लाभ हुआ जबकि किसानों को हानि हुई। ये पॉइंट जो है गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जमींदारों को बहुत लाभ नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में जमींदारों पर दबाव पड़ता था अंग्रेजों की ओर से, और जो किसान हैं वो समय पर टैक्स नहीं देते थे। तो इसलिए इसमें केवल 2 सही हो जाएंगे, 2 और 3। ऑप्शन बी के साथ ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि के कथन 1, कथन 2 के साथ ये प्रश्न है। भूमि के स्थायी जमींदारी बंदोबस्त ने भूस्वामियों की एक नई श्रेणी को उत्पन्न कर दिया। कथन 2, नई श्रेणी के भूस्वामी अंग्रेजों के सशक्त राजनीतिक सहायक बने और उनका स्वार्थ अंग्रेजी स्वामित्व को जारी रखना था। यह बड़ा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही है, व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न में यह पूछा गया है, और वास्तव में हम देखते भी हैं जब मॉडर्न हिस्ट्री का हम अध्ययन करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि जो जमींदार थे, इन जमींदारों के माध्यम से भले ही राजस्व वसूली में उतना फायदा नहीं मिला कंपनी को, सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, लेकिन इनसे राजनीतिक लाभ बहुत ज्यादा मिला। राजनीतिक लाभ का मतलब यह है कि जो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, उसमें जमींदारों का प्रयोग करके इन्होंने जमींदारों के माध्यम से भारत की जनता को अपने काबू में करने का प्रयास किया और जमींदारों के माध्यम से भारतीय जनता का जबरदस्त शोषण किया। जब भी भारत की जनता ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाती थी तो उसमें जमींदार ब्रिटिश सरकार का साथ देते थे, क्योंकि उनके हित जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलते थे, ना कि भारत के लोगों के साथ। और जमींदारों की इसी ग्रुप ने आगे चल करके अंग्रेजों को प्रोटेक्ट किया। जब 1857 का युद्ध हुआ तो जमींदार या तो न्यूट्रल रहे या फिर अंग्रेजों के साथ रहे। उन्होंने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था 1857 के युद्ध में। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवारी प्रथा कहां लागू की गई? अब रैयतवारी का नंबर आ गया, इसके बाद फिर महालवारी से आएगा। ठीक है, यहां रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। ठीक है, किसान को रैयत कहते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे सरकार को या ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता था। जैसे जमींदारी व्यवस्था में मध्यस्थ होते थे, लेकिन यहां पर कोई मध्यस्थ नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी होते थे वे डायरेक्ट जो है किसानों से ऋण लिया करते, किसानों से टैक्स लिया करते थे, इसीलिए इसको रैयतवारी व्यवस्था कहा गया है।
और ये जो रैयतवारी व्यवस्था थी, इसमें जो जमीन का मालिक है वो किसान ही होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मालिक होने से ही उसकी समस्या समाप्त हो जाएंगी। किसानों का बहुत शोषण होता था, क्योंकि इसमें टैक्स की दरें बहुत ज्यादा होती थी। कभी कभी तो 50% से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था किसानों को। तो टैक्स की दरें अधिक होने के कारण ये बेहद शोषणकारी थी। और यहां भी किसानों का शोषण समाप्त नहीं हुआ, वहां पर जमींदार शोषण करता था, यहां सीधे अंग्रेज अधिकारी ही शोषण करते थे। ठीक है, हाँ, इतना हुआ कि जमींदारी प्रणाली में जो भारत की जनता थी वो सीधे अंग्रेजों से दुश्मनी न लेकर के जमींदारों से उनकी दुश्मनी हो गई थी, है ना। तो उसमें अंग्रेज जो है भारत के लोगों की प्रतिक्रिया से बचे रहे थे। लेकिन यहां पर सीधे जो ब्रिटिश सरकार है और किसान है, इनके बीच मतभेद होते थे, लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ नहीं था, पर शोषण यहां भी होता था। ये जो रैयतवारी व्यवस्था थी, इस रैयतवारी व्यवस्था का जो प्रचलन था, यानी कि मैंने बताया जमींदारी व्यवस्था कुल राजस्व, कुल ब्रिटिश भूमि के, ब्रिटिश भारत जहां पर था उसके 19% पर थी, और ये कहां थी, ये 51% पर, यानी कि 51% पार्ट ऑफ लैंड जो है वहां पर रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। और इसको लागू करने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम था, ब्रिटिश थे, उनका नाम था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने यह रैयतवारी व्यवस्था लागू की। कब लागू की, 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1792 में इसको लागू किया गया। कहां, 1792 में इसको प्रयोग के तौर पर तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी प्रयोग के तौर पर। क्या प्रतिक्रिया रहती है किसानों की, उसको ध्यान में रख करके, और उसके बाद इसे कहां कहां लागू किया गया, मद्रास में। ध्यान से समझिएगा, मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल में, और जमींदारी व्यवस्था बंगाल में, और रैयतवारी व्यवस्था पूर्वी बंगाल में। ठीक है, पूर्वी बंगाल जहां आज बांग्लादेश का इलाका है, पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग के कुछ हिस्से में इस रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो प्रश्न इन्हीं से निकल के आएगा, ब्रिटिश द्वारा निम्न में से रैयतवारी प्रथा कहां लागू की गई थी। तो ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बंबई प्रेसिडेंसी, और डी बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अभी अभी जो मैंने नाम बताए हैं उसके हिसाब से ये कहा जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो जैसे देखिए अब इसमें दो नाम एक साथ लगा लिए गए हैं डी में, तो आपको यहां समझने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन सा सही है। तो यही इसका सही आंसर होगा, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में ये जो रैयतवारी व्यवस्था है इसको लागू किया गया था। और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। जो नाम मैंने अभी बताए ना कहां कहां लागू थी, तो वो दो नाम यहां पर आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था नहीं, और मद्रास में भी था, बंबई में भी था, तो यहां दोनों है, इसलिए आंसर ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इस व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है, रैयतवारी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया था। रैयतवारी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया था। बी, सैद्धांतिक रूप में रैयतवारी, रैयत यानी कि किसान, राज्य यानी कि ब्रिटिश सरकार के बीच एक प्रत्यक्ष संविदा, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट था। सी, तृतीय सी है, यह एक कर संविदा यानी कि टैक्स संबंधी कॉन्ट्रैक्ट था, डील थी, जो सामान्यतया 30 वर्ष के लिए वैध थी। और डी, चतुर्थ, ये सैद्धांतिक रूप में इससे पूर्ववर्ती अभिजात्य वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए तथा किसान वर्ग और अधिक कमजोर हुए। अब इन ऑप्शन को हम अगर ध्यान से देखें तो कौन सा सही नहीं है ये बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सही हैं। तो इसमें इसे दक्षिण और पश्चिम में लागू किया गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण में मद्रास और पश्चिम में बंबई, अभी आपने आंसर देखा। दूसरा है, यह रैयत और राज्य के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्कुल सही है, कोई बिचौलिया नहीं था इसमें। तीसरा, यह 30 साल के लिए था, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे जमींदारों की स्थिति का सीधे कोई प्रभाव नहीं था, और जो है किसान अधिक कमजोर हुए, ये इसके साथ है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। अगर अलग से होता तो ये वाला सही होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रैयतवारी प्रणाली की विशेषताएं हैं।
पहला, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना थी। बी, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। सी, इस प्रणाली से किसान धीरे धीरे कंगाल हो गए। और ये 1-2 करके है। और चौथा है, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के भागों में शुरू किया गया था। ठीक है, जब इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो समझो एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न पूछ लिए गए आपसे, और यहां पर अगर एक भी पॉइंट आपको नहीं पता है तो पूरा प्रश्न आपका गलत। अगर 4 ऑप्शन में से कोई एक पूछा जाता है तो बड़ी आसानी होती है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में आपको बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इससे संबंधित जो कथन है, जो कि विशेषताएं मतलब कौन से सही है। ठीक है, सही है, ऐसे भी कह सकते हैं, कौन से सही है या विशेषताएं हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ये मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के भागों में, देखिए ये बंगाल लिखा है, बंगाल में नहीं था, ये केवल मद्रास में था। पीछे मद्रास का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाया गया था? बंबई में। तो जल्दबाजी में मत पड़िएगा, इसे केवल मद्रास में यहाँ सही है, बंगाल गलत है, इसलिए इसको हम गलत करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं, तो 1, 2, 3 के साथ ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला है, पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो पट्टेदारी व्यवस्था थी, ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित थी, और इसके संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति को 3 श्रेणियों अर्थात जमींदारी, ये जो पट्टेदारी का संबंध यहां से रखा गया, थोड़ा सा यहां दूसरा शब्द होना चाहिए था, राजस्व व्यवस्था होना चाहिए था ना, राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो यहां पर जो जोड़ दिया गया पट्टेदारी को, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि भारत में जो ब्रिटेन की टैक्स व्यवस्था थी, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी, टैक्स संबंधी व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जो कि भूमि पर लगाए गए थे। मैंने बताया जमींदारी, रैयतवाड़ी, 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें महलवारी का भी, महालवारी का भी नाम दिया गया है। आपने फिल्म देखी होगी, अगर लगान फिल्म अगर देखी होगी, तो लगान फिल्म में जिस टैक्स व्यवस्था का वर्णन किया गया था, वो महालवारी व्यवस्था थी। उस समय जो इंटरव्यू हो रहे थे ना, जो परीक्षाएं, जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, तो उसमें ये काफी पूछा, क्योंकि फिल्म काफी हिट हुई थी, तो चर्चा में रहती हैं ऐसी बातें, इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी टैक्स सिस्टम था उस फिल्म में, लगान में, तो वो महालवारी व्यवस्था थी। इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, अगर फिल्म आपने देखी है तो उसमें जरूर आप मैच कर सकते हैं, जो महालवारी व्यवस्था की ही विशेषता है। थोड़ा सा महालवारी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें नाम दिया गया है उसका। ये जो महालवारी व्यवस्था थी, महालवारी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के 30% पर लागू थी। जो ब्रिटिश भारत था उसमें 30% पर लागू थी। 19% पर जमींदारी, 51% पर रैयतवाड़ी, और शेष बचे हुए 30% पर जो है ये महालवारी व्यवस्था लागू थी। और महालवारी व्यवस्था जो है ये 1819 ईस्वी में शुरू की गई। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी, नाम याद रखना, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में इसको शुरू किया गया। इसका प्रस्ताव रखा गया 1819 ईस्वी में, किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इसको फिर जो है 1822 में लागू किया गया। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब आए हैं, तो विलियम बेंटिंग ने 1833 ईस्वी में इसमें कुछ परिवर्तन किए, संशोधन किए, और इसको पुनः लागू किया। तो 3 तारीखें हैं इसके बारे में, एक है 1819, दूसरा है 1822, और तीसरी है 1833। ठीक है, तीनों के अलग अलग तथ्य हैं, तीनों को ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो व्यवस्था है, ये इसके अंतर्गत ये कहाँ लागू थी? महालवारी व्यवस्था, इसकी बात हो रही है, ये कहाँ पर लागू थी? ये जो है हमारे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, जिसे हम संयुक्त प्रांत कहते थे उस समय, तो उत्तर प्रदेश में लागू थी, आगरा में लागू थी, ये अवध में लागू थी, मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश वाले इलाके में लागू थी, और पंजाब के कुछ क्षेत्र में ये लागू थी। महालवारी व्यवस्था
था। इसमें जो महाल शब्द है ना, महाल का मतलब क्या होता है? गांव का समूह, ग्रामों का समूह को, जिसे आज हम वर्तमान में जोन कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं। कई गांवों को मिलाकर के ये बना दिया जाता था। ब्लॉक स्तर पर इसको हम समझ सकते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर तमाम गांवों को मिलाकर के जो एक ब्लॉक में उसका कंट्रोल होता है, वहां से ये टैक्स वसूल किया जाता था। तो कई गांव को मिलाकर के उसको महाल की संज्ञा दी जाती थी और वहां के मुखिया को या वहां के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था उसे लंबरदार कहा जाता था। इस लंबरदार की जिम्मेदारी थी कि वह इन सभी गांवों से जमीन जो टैक्स है उसको वसूल करके दे सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। अब आप कहेंगे तो यहाँ लंबरदार क्या जमींदार की तरह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लंबरदार को टैक्स में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। वो एक प्रकार से जनता की सहायता करता था। और लगान फिल्म में आप देखेंगे जो राजा हैं जिनके माध्यम से जनता ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हुई थी, वो इसी प्रकार का काम करते थे। अगर वो राजा जो कि लगान फिल्म में थे, अगर वो जमींदार होते तो वो जनता का शोषण करते, लेकिन वहां हम देखते हैं वो जनता का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। तो महालवारी व्यवस्था में महाल का जो लंबरदार या मुखिया होता है वो किसी प्रकार से अपना हिस्सा उसमें नहीं लेता, कम उसमें कोई टैक्स नहीं लेता, बल्कि वह केवल जोड़ता है सरकार को और किसानों को टैक्स के माध्यम से। ठीक है, तो महालवारी व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेने के बाद अब इस प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। पूछा गया है कि राजस्व पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी। ये बिल्कुल सही है। सही नहीं है बताना है तो पहले जान लेते हैं क्या सही है। ठीक है, क्योंकि जो 3 सही है वो अगले 3 प्रश्नों के उत्तर आपके बनेंगे आगे चल करके। ठीक, दूसरा है, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, महालवारी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैयतवारी और महालवारी दोनों में ही जमीन का मालिकाना अधिकार किसानों के पास होता था। ठीक है, इसलिए यह गलत है। और रैयतवारी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था, वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, किंतु सी सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है? और इनका आपको कूट के आधार पर चुनाव करना होगा। पहला है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है रैयतवारी बंदोबस्त थॉमस मुनरो, और तीसरा है महालवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी। तो देखिए पीछे व्याख्या की तो क्या लाभ मिला? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि सभी सही है। 1, 2, 3 सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस, इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यह शब्द ब्रिटिश भारत में इस्तेमाल किया जाता था आर्थिक या वित्तीय संदर्भ में। इसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए। बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। और डी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। आप इसको डेप्थ में, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अक्सर जो क्वेश्चन गलत होते देखे गए हैं वे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही थे। अब तक का जो मेरा कंक्लूजन रहा है वो ये है कि बच्चों के ज्यादातर क्वेश्चन जो गलत होते हैं वे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि जो रटने वाली आदत है उसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट से घटनाएं क्लियर होती हैं और घटनाएं तारीखों को अपने आप जोड़ देती हैं। घटनाओं को माला के उस धागे के बराबर मानिए जो तमाम मोतियों संबंधी डेट को आपस में जोड़ करके एक माला तैयार कर देता है, और ये माला जिसके गले में पड़ती है उसी का सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब यह है कि आप फैक्ट को रटने के पीछे मत भागिए, बल्कि उस फैक्ट के पीछे की घटनाओं के कॉन्सेप्ट को समझिए। फैक्ट अपने आप याद आपको हो जाएंगे। तो ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो यहां पर जो इंपीरियल प्रेफरेंस है इसका सीधा संबंध ऑप्शन ए के साथ है कि जो भारत था, यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, उसमें जब ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं भारत में आयात की जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी। आयात का मतलब होता है जब हम दूसरे देशों के सामान को अपने देश में खरीदते हैं, लाते हैं, और जब अपना सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसको हम निर्यात कहते हैं। तो ब्रिटिश कालीन भारत में क्या होता था, ब्रिटेन का सस्ता सामान भारत में आता था और भारत का कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन के लिए एक्सपोर्ट या निर्यात होता था।
तो ऐसी वस्तुएं जो ब्रिटेन से आती थी, ब्रिटेन में क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा था और औद्योगिकरण में बड़ी मात्रा में कारखानों से सामान बन रहा था और वह भारत में आता था, उसे भारतीय बाजारों में बेचा जाता था। ठीक है, तो जब ब्रिटेन का सामान भारतीय सामान से सस्ता होगा तभी तो बिकेगा ना। तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, जो ब्रिटिश का सामान आता था भारत में उसको तमाम तरह की छूट दिया करते थे और उस छूट को नाम दिया गया था इंपीरियल प्रेफरेंस। जैसे सब्सिडी, इसको हम आर्थिक भाषा में सब्सिडी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाहर से कोई सामान आ रहा है तो उसको छूट दे करके सस्ता सामान देश में लाना और देश के सामानों पर टैक्स लगा करके उसको महंगा कर देना। इससे घरेलू उद्योग बर्बाद हो गए और जो ब्रिटिश उद्योग थे, ब्रिटिश वस्तुएं थी, वे सस्ती बिकी। तो जाहिर सी बात है जो चीज सस्ती और टिकाऊ होती है वो ज्यादा बिकती है। इसी तरह से धीरे धीरे पहले भारतीय वस्तुएं बाजार से बाहर हुई और धीरे धीरे भारतीय जो हमारे परंपरागत उद्योग थे वे भी चौपट होते गए। तो इंपीरियल प्रेफरेंस के नाम पर क्यों? क्योंकि हम यानी कि उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था वो ब्रिटेन का एम्पायर था, तो इसलिए उनका एम्पायर होने की वजह से उन्हें यहां पर विशेष छूट दी जाएगी जिसे इंपीरियल प्रेफरेंस कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ए, भारत वर्ष 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। बी, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। डी, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर ये वाला कथन बिल्कुल सही है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत का जो विनिर्माण कार्य था वो बेहद बुरी अवस्था में था, बल्कि ब्रिटेन की विनिर्मित वस्तुओं का भारत में आयात होता था जिसकी हमने बात की, और भारत जो है ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया था। इसलिए इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून लागू करना भारतीय सरकार पर किसके दबाव का परिणाम था? ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो भारत में फैक्ट्री अधिनियम लाया गया, फैक्ट्री कानून लाया गया, ये किसके दबाव स्वरूप ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए, भारतीय मजदूर संघ के दबाव में। बी, भारतीय समाजवादियों के दबाव में। सी, लंकाशायर एवं मैनचेस्टर, लंदन में ब्रिटेन में है ये, लंकाशायर एवं मैनचेस्टर के विनिर्माताओं के दबाव में। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में। सही उत्तर होगा सी, क्योंकि लंकाशायर और मैनचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे और उस समय भारत में सूती वस्त्र उद्योग अच्छी स्थिति में था जब अंग्रेज यहां आए। आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन से लेकर के जब तक ब्रिटेन ने इसको बर्बाद नहीं कर दिया तब तक भारत का जो मूल और विकसित उद्योग है वो सूती वस्त्र का उद्योग था, और ब्रिटेन ने इन सूती वस्त्रों के उद्योगों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसी संदर्भ में ये जो लंकाशायर और मैनचेस्टर हैं जो ब्रिटेन में सूती वस्त्र उत्पादन करने के केंद्र थे, इनके दबाव में, इनके जो विनिर्माताओं यानी कि जो पूंजीपति थे, जो वहां के मालिक थे, उनके दबाव में भारत में 19वीं शताब्दी में फैक्ट्री कानून लागू करके क्या किया गया? फैक्ट्री कानून लागू करके भारतीय मजदूरों का शोषण किया गया और इसका उद्देश्य एक ही था कि भारत में बनने वाले कपड़ों की लागत बढ़ जाए, क्योंकि ये जो वास्तव में फैक्ट्री कानून लाए गए इसका असली उद्देश्य आप समझिए। देखने में तो ये लग रहा है कि ये मजदूरों के हित में किया गया कार्य है, लेकिन इससे मजदूरों का शोषण कैसे हुआ? क्यों मैंने कहा कि मजदूरों का शोषण हुआ, उसको समझिए। इन फैक्ट्री कानून के तहत भारतीय सूती वस्त्र बनाने वाली मिल मालिकों पर यह दबाव बनाया गया कि वे इन फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाएं, उनके काम करने के घंटे कम कर दें, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दें। ऐसा करने से क्या हो रहा था? जो मिल मालिक थे उनकी लागत बढ़ रही थी, उन्हें मजदूरों पर ज्यादा खर्च करना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया? छटनी करना शुरू कर दिया, मजदूर बेरोजगार होने लगे, धीरे धीरे मिलें बंद होने लगी और इनसे न तो भारत के मजदूरों को लाभ हुआ न मिल मालिकों को लाभ हुआ, बल्कि लाभ हुआ लंकाशायर और मैनचेस्टर के पूंजीपतियों को, क्योंकि भारत का जब वस्त्र उद्योग चौपट हो गया, भारत का घरेलू उद्योग चौपट हो गए, तो भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की भरमार हो गई। ये इसका असली उद्देश्य था फैक्ट्री कानून लाने का। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था?
यानी कि जो ब्रिटिश कालीन भारत था उस समय भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन की आर्थिक और वित्तीय नीतियां थी, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा शोषण किया। इसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है, क्या कारण था कि विकास नहीं हुआ। देखो, भारत में जो उद्योगों के विकास की एक छोटी शुरुआत है वो हुई है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है, वहां से जब स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो घरेलू उद्योगों को थोड़ा सा मौका मिला। और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस प्रथम विश्व युद्ध में बाहर से वस्तुओं को आयात करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उस समय युद्ध में व्यस्त थी, तो उन परिस्थिति में भारत के घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। वरना भारत तो एक ऐसा देश है जिसकी पहली ज्ञात जो सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, वह नगरीय सभ्यता थी और व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। लेकिन यहाँ ब्रिटेन की नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से शोषण हुआ, तो वही पूछा गया है कि इसका कारण क्या था, उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो पाया। ए, उद्योगों का अभाव था। बी, विदेशी पूंजी की कमी थी। सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया गया था। ठीक है, देखिए ये फिर से एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्नों के साथ मैंने बताया था बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि आपको ऐसा लगता है सभी सही हो सकते हैं इसमें, लेकिन सभी सही नहीं हो सकते। कोई एक है जो कि पूरी इसका सही आंसर होगा। ये पूछा गया है कि उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, तो उद्योगों के विकास न हो पाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उद्योगों का अभाव, ये कोई कारण नहीं हो सकता। विदेशी पूंजी की कमी, ये भी कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था। फिर क्या कारण इसमें रहा होगा? इसमें वास्तव में जो कारण था वो ये था कि ये जो धनिक वर्ग थे भारत के, ये जो कारखाने या उत्पादन या विनिर्माण था उसमें निवेश करने को तरजीह नहीं देते थे, बल्कि भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देते थे, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने पर इनको किसी प्रकार का लाभ दिखाई नहीं देता था। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी किसके पास होती है? अगर हम पूरा इतिहास देखें, चाहे भारत हो या विश्व, पूरे इस इतिहास को देखने के बाद हमें यह लगता है कि पूंजी का जो संग्रह है वो जमींदारों के पास, सामंतों के पास या शाही परिवारों के पास होता था। और यही सामंत, जमींदार या शाही परिवार आगे चल करके पूंजीपति के रूप में परिवर्तित हुए, और उसके बाद वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन भारत में जो पूंजीपति थे, जो जमींदार या जिनके पास पूंजी थी, जो शासक वर्ग या धनिक वर्ग था, इन्होंने भू संपत्ति में निवेश किया, यानी कि जमीन खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई, लेकिन इन्होंने उद्योगों में निवेश करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए ये बहुत बड़ा कारण था कि भारत में इस प्रकार से जो उद्योग है, स्वतंत्र उद्योग है, उनका विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये जो औद्योगिक क्रांति है, ये औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी? दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और इस औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो 1750 के बाद मानी जाती है। 1750 के बाद धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुई, और फिर आगे चल करके ये कौन सी शताब्दी है? 18वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो भारत पर इसका प्रभाव पड़ा है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब है 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कब होता है? 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होगा 1850 तक की घटनाएं। ठीक है, 1850 तक के समय को हम 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहेंगे। तो इस समय भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा था इस औद्योगिकरण का, जिसमें इंग्लैंड में और यूरोप में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा? सही व्याख्या क्या है इसकी? पहला है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा है भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। सी, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। डी, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ या जो एक प्रभाव पड़ा वो था भारत का जो दस्तकारी उद्योग था। दस्तकारी उद्योग में क्या होता है? हाथों से सामान बनाए जाते हैं, जबकि औद्योगिकरण में सामान मशीनों से बनाए जा रहे थे। तो मशीनों से बने हुए सामान देखने में भी अच्छे थे और टिकाऊ भी थे, सस्ते भी थे, जबकि हाथों से बनाए हुए सामान महंगे थे, क्योंकि इसमें श्रम लगता था, उनमें आकर्षण नहीं था और वे टिकाऊ नहीं थे। तो जैसे जैसे मशीन निर्मित वस्तुएं भारत में आती गई, वैसे वैसे दस्तकारी उद्योग समाप्त होते गए। ठीक है, नेक्स्ट,
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय की अर्थव्यवस्था। भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कब हुई है? 1947 के बाद, ठीक है। और इसी स्वतंत्र जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसी में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। वहां से भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को एंजॉय कर रहा है। तो पूछा गया है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रिटिश की मौजूदगी से देशी पूंजीवाद में अवरोध आया। बी, अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। सी, पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार या व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक समृद्ध या सुदृढ़ बना रहा। डी, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेशों में प्रवेश करना कठिन था। सही नहीं है बताना है। तो यहां पर देखो, ब्रिटेन की मौजूदगी से जो घरेलू पूंजीवाद था उसमें अवरोध आया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अबंधता से, अबंधता का मतलब होता है मुक्त अर्थव्यवस्था से, ठीक है। तो मुक्त अर्थव्यवस्था से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, ये गलत है, क्योंकि इससे देशी पूंजीवाद यानी कि घरेलू उद्योगों को नहीं बल्कि विदेशी उद्योगों को लाभ मिला था। बाकी ये सब सही है, ठीक है। पूर्वी भारत में जो श्वेत सामूहिक एकाधिकार था, श्वेत सामूहिक एकाधिकार का मतलब होता है अंग्रेजों का एकाधिकार या मोनोपोली थी, इसने पूर्वी बंगाल में सबसे पहले अपने आप को समृद्ध बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां हम देख चुके हैं, चाहे वह द्वैध शासन हो या व्यापार संबंधी गतिविधियां हो। और रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के आंतरिक भागों में प्रवेश करना कठिन था, यह भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन से कारण जिम्मेदारी थे? सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए ये जो बंगाल था ये बहुत ही फेमस था। तो पूछा गया है कि कौन सा कारण उत्तरदायी था जिसकी वजह से ये उद्योग चौपट हो गया, बर्बाद हो गया? ए, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी होने से। बी, कच्चे माल की अनुपलब्धता से। सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाने से। और डी, कारीगरों की अनुपलब्धता से। सही आंसर होगा सी। बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर जब टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता था, क्या होती थी? ब्रिटिश भारत की नीतियां कौन बनाता था? ब्रिटेन बनाता था। नीतियां क्या बनाई गई कि जो ब्रिटेन से भारत में आयात होगा उस पर क्या होगा? टैक्स की छूट होगी, इनको टैक्स की छूट होगी। तो ब्रिटेन के सामान भारत में क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, बिक्री बढ़ेगी, जो सस्ता होता है उसकी बिक्री बढ़ती है। और क्या, जो भारत का सामान ब्रिटेन को या दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा उन पर भारी टैक्स लगाए जाएंगे। इन पर भारी टैक्स लगने से भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजारों में महंगी हो जाती थी और ये विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजारों में, वो भी ब्रिटेन की वस्तुएं भारतीय बाजारों में सस्ती हो जाती थी। तो इनकी खूब बिक्री होती थी और विदेशी बाजारों में इनकी बिक्री नहीं होती थी, चाहे वो ब्रिटेन के बाजार हो या दुनिया भर के बाजार हो। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजारों को ना तो भारत का बाजार भारतीय वस्तुओं को ना तो भारत का बाजार मिला और ना ही विदेशी बाजार मिला। परिणाम ये हुआ धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के उद्योग जो है वो चौपट होते गए। आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको और तमाम क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं, उसके बाद फिर अगली जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो स्टार्ट हो जाएगा।